जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास अष्टम का सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास की पुस्तक है पहले उसका अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। हमने पहले क्या पढ़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी व उसकी नीतियां व प्रभाव पढ़े थे। हमने पिछले अध्याय में यही पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या काम किए, भूमि सुधार के मामले में क्या किया, लगान के बारे में क्या किया, जो सत्ता हथियाने के लिए क्या क्या चीजें की थी। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों व सब पर तरह तरह से असर पड़ रहे थे। और हम ये भी देख चुके हैं कि नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती, लोग उसके किस तरह से विरोध करते। और जो हित में नहीं होती, किसके हित में, किसके, जनता के हित में नहीं होती तो वो विरोध भी करते थे। अब किस तरह से उन्होंने नवाबों की सत्ता छीनी, किस तरह से नवाबों की सत्ता छीनी, ठीक है। तो ये देखते हैं 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होने लगे। नवाबों की है जो सत्ता भी छिन गई, क्या हो गई? सत्ता भी छिन गई और सम्मान भी कम हो गया। क्या हो गया? सम्मान भी कम हो गया उन राजाओं और नवाबों का। किसका? राजा और नवाब दोनों का ही जो रुतबा कम होता गया। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात के लिए हमने पढ़ा था 1818 में रेजिडेंस तैनात कर दिए गए जो उनके कार्यों में दखल अंदाजी करते थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती गई, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। सबसे पहले तो स्थानीय राजाओं ने अपने हित के लिए क्या? अपने हित के लिए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों से बातचीत की। क्या की? बातचीत की। सबसे पहले तो उन्होंने बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए पुत्र को है जो राजा मान ले, शासक स्वीकार कर लें। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र भी नाना साहब भी चाहते थे कि कंपनी से आग्रह किया कि उनकी पिता को जो पेंशन मिलती थी मृत्यु के बाद उन्हें मिलनी शुरू हो। अब उन्होंने उदाहरण भी दिया, झांसी पेशवा चाहते थे पेंशन और ये चाहती थी उत्तराधिकार दोनों की पति के बाद उसके गोद लिए पुत्र को, और ये चाहते थे कि पिता की पेंशन उन्हें मिल जाए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। कंपनी को घमंड था। क्या था? कंपनी को घमंड था। किस बात का? श्रेष्ठता, अपने अंग्रेज होने की श्रेष्ठता। क्या? और सैनिक ताकत। किसका? दूसरा था सैनिक ताकत। क्या था? श्रेष्ठता और सैनिक ताकत। अवध की रियासत
रियासत अंग्रेजों के कब्जे से जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। और सबसे आखिर में कौन, आखिर में जिसने कंपनी ने कब्जा किया, कंपनी ने जिस रियासत पर कब्जा किया वह थी अवध। क्या थी? अवध। क्या थी? अवध। क्या थी? अवध। 1801 में अवध पर एक शाही संधि थोप दी गई और 1856 में कंपनी ने उसे अपने अधीन ले लिया। अवध पर 1801 में सहायक संधि और 1856 में कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। गवर्नर डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। और 1856 में उन्होंने उस अवध पर अपना है जो कब्जा कर लिया। आगे कंपनी ने वही काम किए जो कंपनी को अपने हित में ज्यादा लगे या जिससे मुनाफा हुआ। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। अब जब छोटे शासक या क्षेत्रीय शासकों से उन्होंने सत्ता छीन ली, तो अगला निशाना कौन था? कंपनी का अगला निशाना था मुगल। कौन थे? मुगल शासक। कौन? मुगल शासक यानी केंद्रीय शासक दिल्ली। क्या? दिल्ली में जो लाल किले से संचालित होता था वो था। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। और सबसे पहली कार्रवाई की थी कि मुगल बादशाह का नाम सिक्कों से हटा लिया। क्या कर लिया? हटा लिया गया। सिक्कों से हटा लिया गया। मुगल शासक का नाम सिक्कों से हटा लिया। 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। और दूसरा काम किया था 1849 ईस्वी में। कब? 49 ईस्वी में कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निष्कासित कर दिया जाएगा। अर्थात लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। क्या होंगे? और जो गवर्नर जनरल कैनिंग था उसने किया कि ये बहादुर शाह जफर ही अंतिम बादशाह होगा। क्या होगा? अंतिम बादशाह होगा। उसकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी और उसको इस पद से हटा दिया जाएगा। इसी तरह किसान और सिपाहियों की भी यही हालत थी। गांवों में किसान और जमींदारी भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बादशाहों और किसान और जमींदार दोनों
किससे तंग थे? कर वसूली के तौर तरीके और भारी लगान। एक तो लगान ज्यादा था और दूसरे उसको वसूल करने के तौर तरीके भी ज्यादा थे। बहुत सारे लोगों ने महाजनों से कर्ज लिया, लौटा नहीं पा रहे थे, इस कारण की उसकी पीढ़ियों पुरानी जमीन उनके हाथ से निकल गई। किसानों के कर्ज से महाजनों का है जो कर्ज चुकता नहीं पाया और उसकी वजह से उनकी है जो बपोती की जो जमीनें थी, उनके पूर्वजों की जो धरोहर थी, वो उनके हाथों से निकल गई। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में भी असंतोष था। यानी किसमें था? शासकों में, जमींदारों में, किसानों में और सिपाहियों में कंपनी के जो सिपाही थे उनमें भी है जो भारी आक्रोश था। क्या था? आक्रोश था। क्या था? आक्रोश था। क्या आक्रोश था? ये देख लें कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवाओं के कारण परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। एक तो उनके हैं जो प्रशासनिक कारण थे। क्या थे? प्रशासनिक कारणों से और दूसरा था उनकी धार्मिक व सामाजिक है जो ठोस पहुंचाना। क्या पहुंचाना? ठेस पहुंचाना। क्या? ठेस पहुंचाना। उनको तरह तरह से धर्म के नाम और सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर भी परेशान करते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार से उनका धर्म और जाति दोनों पलट हो जाएगी। समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। क्या? समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उससे धर्म और जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जाति भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धर्म और है जो उनकी जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि समुद्र पार यानी पानी के पार तो सिर्फ मरने के बाद ही जाते हैं, या फिर जो समुद्र पार गया उसके आने की संभावनाएं न के बराबर होती हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते ब्रह्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और 1824 ईस्वी में उन्हें ब्रह्मा वर्तमान म्यांमार में जाने का आदेश मिला और उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जमीन के रास्ते जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजाएं दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म भी नहीं हुआ। इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा। इसमें साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो कंपनी को इस विरोध को मिटाने के लिए नियम बनाना पड़ा कि भविष्य में सरकारी नौकर को समुद्र पार जाना पड़ेगा। समुद्र पार जाना पड़ेगा। सिपाही गांवों के हालत से भी परेशान थे। वे बहुत सारे सिपाहियों ने खुद किसान थे। अब सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। क्या थे? परेशान थे, क्योंकि वह खुद भी सिपाही के साथ साथ किसान भी थे। क्या थे? किसान भी थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए, लिहाजा किसानों को गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया।
कल हम इससे आगे अन्य सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।